गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू योर हिस्ट्री क्लास। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में अब तक चिंगेज़ खान की लाइफ और उसके करियर के बारे में समझा, उसके कॉन्क्वेस्ट के बारे में समझा कि उसने कहाँ कहाँ किन किन एरियाज़ में अपना एम्पायर एक्सपैंड किया है और क्यों वो इतना सक्सेसफुल था। क्योंकि हमने उनकी आर्मी के बारे में पढ़ा कि कितनी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, किस तरह से उनको ट्रेनिंग्स दी जाती थी। तो अब तक हम इतना सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा व्हाट हैपेंड आफ्टर गेंगेज़ खान। मंगोल्स का क्या हुआ आफ्टर गेंगेज़ खान। Students, as you already know that he got the title of Genghis Khan, the universal ruler, the great Khan of the Mongols. But he died in 1227 and he spent most of his life in battlefield only. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक्सिमम जितना भी इनका लाइफ स्पैन रहा वो बैटलफील्ड में ही रहा, वो लड़ते ही रहे। एंड आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के बाद, चिंगेज़ खान की डेथ के बाद, हिज सन ओगोडोई उसके बेटे का नाम था, ही सक्सीडेड हिम। उसके बाद ओगोडोई गद्दी पे आया। ही रूल्ड द मंगोल एम्पायर फ्रॉम 1227 टू 1241। बच्चों, मंगोल्स एक्सपेंशन और मंगोल्स इन्फ्लुएंस आई कैन से आफ्टर चिंगेज़ खान्स डेथ दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 phases. सो ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट फेज विच स्पैन द ईयर्स 1236 टू 42। ठीक है, फर्स्ट फेज जो था वो इस टाइम पीरियड के बीच में रहा, 1236 से लेकर 42 तक। व्हेन द मेजर गेन्स वर, मतलब उन्होंने अपना एम्पायर कहाँ तक एक्सपैंड किया? रशिया स्टेप्स, बल्गेरिया, पोलैंड एंड हंगरी। सो दिस वॉज द फर्स्ट फेज। एंड द सेकेंड फेज दैट इंक्लूड द ईयर्स 1255 टू 1300। और ये उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किन किन एरिया में किया इस टाइम पीरियड में? दैट वाज ऑल ऑफ चाइना, ईरान, इराक एज वेल एज सीरिया। लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स सक्सेसर्स। देखो बच्चों, इन 1246 गयोक खान, ही वॉज द सन ऑफ ओगोडोई दैट सक्सीडेड हिम। मीन्स ओगोडोई के बाद गयोक खान आया, उसका बेटा। बट गयोक खान ऑल्सो ही रूल्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। उसने भी बहुत कम टाइम के लिए रूल किया। हिज डेथ इन 1248 ब्रॉट अ पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी टिल 1251। इस टाइम पीरियड में जब उनकी डेथ हुई तो उस टाइम पर इंस्टेबिलिटी हो गई। इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी रूलर नहीं है या एक रूलर चेंज होता है तो थोड़ा सा गवर्नमेंट में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, इनस्टेबल होती है गवर्नमेंट। जब तक मोंगक जो सन था गेंगेज़ खान का, यंगेस्ट सन था, ठीक है। व्हेन मोंगोक सन ऑफ गेंगेज़ खान, यंगेस्ट सन तोलोय was elected as a ruler. Now in 1253 Mongek started fresh campaigns into Iran and China. अब 1253 में मोंगेक ने अब अपनी नई फ्रेश कैंपेन्स, लड़ाइयाँ स्टार्ट की। कहाँ तक? ईरान एंड चाइना तक। Now by 1258 द सेकेंड खानिद स्टेट ऑफ ईरान वॉज इस्टेब्लिश। तो आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट किया तो 1258 तक एक सेकेंड खानिद स्टेट ऑफ ईरान इस्टेब्लिश हो गया, मंगोल्स के अंडर आ गया ये एरिया। नाउ इट वॉज अराउंड द सेम टाइम जब एक इंटरनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई इनके, चिंगेज़ खान के सभी बच्चों के बीच में, पावर को लेकर, टेरिटरीज को लेकर। तो इन तीनों डिसेंडेंट्स में, जोची, ओगोडोई एंड टोलोइड्स, तो इस टाइम पे जो एक इंटरनल एक पॉलिटिक्स थी दैट वाज एट इट्स पीक। इन 1260 जब कुबलई खान आए हैं, दैट वाज द गेंगेज़ खान्स ग्रैंडसन। कुबलई खान जो था वो चिंगेज़ खान का पोता था। ही केम टू द थ्रोन, तो वो गद्दी पे आया। द एम्पायर वॉज फ्रेगमेंटेड अमंग द डिसेंडेंट्स ऑफ चिंगेज़ खान। तो उस टाइम तक जो एम्पायर था दैट वॉज फ्रेगमेंटेड, मीन्स वो एक टुकड़ों में बट चुका था, कुछ डिफरेंट पार्ट्स में बट चुका था, टू क्रिएट इंडिविजुअल टेरिटरी और उलूज, ठीक है, फॉर द डिसेंडेंट्स टू रूल एंड गवर्न।
मतलब चंगेज़ खान का मंगोल्स का जो एम्पायर था वो कुछ उलूज़ में डिवाइड हो चुका था और हर उलू पे एक एक कोई डिसेंडेंट कोई ना कोई चंगेज़ खान का जो बेटा था वो रूल कर रहा था। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगी आपको। चलिए देखते हैं कि उसके कौन से सन को या ग्रैंड सन को कौन सा एरिया दिया गया। नाउ चाइना एंड ईरान दे वर गिवन टू तोलोइड्स हु हैड डिफीटेड एंड एब्जॉर्ब्ड ओगोदोइज लीनिएज। ठीक है, तो चाइना और ईरान जो था वो तोलोइद को दे दिया गया क्योंकि उन्होंने उसको हराया था। ओगोदोई की जो भी लीनिएज थी, मींस ओगोदोई के बाद जो भी उसके सन थे, राइट, उनको हरा के चाइना और ईरान जो था वो तोलुद को दे दिया गया था। द स्टेप्स north of Tanzania and Turkestan that were given to Chagatais and the Russian steppes were given to Jochids। तो आप देख सकते हो कि किस तरह अपने बेटों में उन्होंने अपना एम्पायर का डिवीजन हो रहा है। नाउ ड्यू टू दिस फ्रेगमेंटेशन, कि अब ये टुकड़ों में जो डिवाइड हो गया, एंड द तोलुइद प्री ऑक्यूपेशन विद चाइनीज कैंपेन दैट स्टार्टेड इन 1253, द ओरिजिनल कैंपेन्स ऑफ वेस्ट कुड नॉट बी सस्टेन्ड। मतलब अब जो उनका सारा ध्यान है वो चाइनीज़ की तरफ है, उस तरफ उनके कैंपेन्स बढ़ रहे हैं। तो पहले जो उनका एक व्यू था कि उनको वेस्टर्न साइड में अपना एक्सपैंड करना है एम्पायर, लेकिन अब वेस्ट साइड में एक्सपैंड नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ऑल्दो द तोलुइड सक्सीड इन कॉन्करिंग ऑल ऑफ चाइना इन 1279, they, like the other descendants of Genghis Khan, they could not live up to his legacy। आप समझ सकते हैं इस बात को कि इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए तोलोइड्स ने नो डाउट ही वॉज सक्सेसफुल इन कॉन्करिंग ऑल ऑफ चाइना, मैक्सिमम चाइना उन्होंने कॉन्कर कर लिया। स्टिल जो एक चंगेज़ खान की लेगेसी थी, जिस तरह से चंगेज़ खान ने अपने एम्पायर को चारों तरफ एक्सपैंड किया था, उस चीज़ में वो अभी भी पीछे रह गए थे। Now one by one let's just discuss about the organizations of Mongol Empire। So we will again discuss about the military organization, its political organization, as well as its social organization also। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, जिन्होंने अब तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ ज़रा पहले वाली वीडियोस देख लेंगे। 3 वीडियोस होंगी पहले, वो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि चंगेज़ खान जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर एंड ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर हिज मिलिट्री अचीवमेंट। क्योंकि चंगेज़ खान की जो मिलिट्री अचीवमेंट थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतना उन्होंने इनोवेट किया, एक्सपेरिमेंट्स किए अपनी नॉलेज के साथ भी, अपनी मिलिट्री स्किल्स के साथ भी, एंड हिज एबिलिटी टू क्रिएट अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर। आप देख सकते हैं ये दूसरे पिक्चर में कि उनका जो एम्पायर था मंगोल का, दैट वाज अंडर चंगेज़ खान ओनली, कि कितने कॉन्टिनेंट्स तक वो स्प्रेड हो चुका है एम्पायर। दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स, राइट। However, to govern such a large empire, Genghis Khan has innovated and make many changes which in turn changed the Mongol society forever। देखिए, इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े एम्पायर को गवर्न करने के लिए भी एक स्किल चाहिए जो चंगेज़ खान के पास थी। एंड चंगेज़ खान ने बहुत इनोवेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मिलिट्री जो उनकी स्किल्स थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने बहुत कुछ इनोवेट किया है, कुछ नया लाने की कोशिश की है। और नो डाउट जिसका हेल्प उनको मिला है उनको अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने में, एंड दैट हैज़ चेंज्ड द सोसाइटी फॉर एवर। देखिए, चंगेज़ खान, आपको पता है कि वो एक नोमैडिक ट्राइब थे। उनके पास ऑलरेडी अपनी उस जो जहाँ पर वो नॉर्थ स्टेप्स में रहा करते थे, अपनी एक अलग ही उन नोमैड्स के पास स्किल थी जिसका उन्होंने पूरी तरह से यूज़ किया है अपनी मिलिट्री अचीवमेंट्स में, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ में। ठीक है, उनके पास जितनी भी स्किल थी एज अ नोमैड्स कि वहाँ पर वो लोग किस तरह से रहा करते थे, या उनको जिस तरह से हंटिंग स्किल्स थी उनके पास, वो सब उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ किया। Now in addition to that,
अब मंगोल्स की जो आर्मी थी विच ऑलरेडी हैड अ एक्सेलेंट हॉर्स राइडिंग स्किल्स, उनकी हॉर्स राइडिंग स्किल्स, उनकी आर्चरी स्किल्स, जो वो तीर कमान से जिस तरह से वो हंटिंग किया करते थे, दे वर सेंट ऑन रेगुलर हंटिंग एक्सपेडिशंस टू फर्दर हॉन द स्किल। देखिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी चंगेज़ खान की, कि अगर कभी लड़ाई नहीं भी हो रही, देखो हर वक्त बैटलफील्ड में तो नहीं खड़े हैं ना, जब कभी लड़ाई नहीं भी है तो भी अपने सोल्जर्स की ट्रेनिंग के लिए व्हाट दे आर डूइंग कंटिन्यूसली, दे आर गोइंग फॉर हंटिंग एक्सपेडिशंस, कि किसी ना किसी तरह से वो नॉर्मल शिकार पे भी जा रहे हैं, ताकि जो उनकी स्किल्स हैं वो मतलब उनकी जो प्रैक्टिस है वो चलती रहे। ठीक है। द मंगोल आर्मी वॉज मेड टू क्रॉस फ्रोजन रिवर्स इन द डेड ऑफ विंटर टू इनकलकेट डिसिप्लिन इन इट्स सोल्जर। तो आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रिक्ट उनकी जो डिसिप्लिन था, उनका जो ड्रिल थी, जो वो प्रैक्टिस किया करते थे, वो रूटीन में भी उनकी प्रैक्टिस चलती रहती थी, ताकि उनकी जो आर्मी है वो बहुत ही स्विफ्ट, बहुत फास्ट और बहुत एक्टिव रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। नाउ स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, अभी हमने जो अभी पीछे बात किया कि किस तरह से वो अपनी मिलिट्री अचीवमेंट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने सोल्जर्स पे दे आर वर्किंग कि उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे। सो वाइल डेवलपिंग इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, Chinggis Khan and his military forces, they made innovations in the area of equipment creations. मतलब उनके जो इंजीनियर्स हैं अब वो भी डिफरेंट इक्विपमेंट्स, वेपन्स बना रहे हैं अपने सोल्जर्स के लिए, आर्मी के लिए, कि जो लड़ाई के टाइम उनके काम आए। मीन्स दे आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स दैट आर ईजी टू कैरी, जो पोर्टेबल हैं, कि अगर उनको लड़ाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो उनको मुश्किल नहीं आए ट्रैवलिंग के टाइम, दैट वर ईजी टू कैरी। नाउ ड्यूरिंग ऑल हिज मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और अचीवमेंट, अब कुछ चीज़ें ऐसी थी, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कितना उन्होंने एक्सपेरिमेंट या इनोवेट किया है, दैट चिंगेज़ खान ऑल्सो केम अप विद अ रैपिड कुरियर सर्विस, कि चिंगेज़ खान ने एक कुरियर सर्विस स्टार्ट किया जिसे वो यैम कहा करते थे। अब कुरियर सर्विस का क्या मतलब है? सो दैट दे कैन एबल टू कनेक्ट विद देयर आर्मी, कि अगर कोई जो भी उनकी सोल्जर्स या जो आर्मी है जो डिफरेंट एरियाज़ में ड्यूटी दे रहे हैं या लड़ रहे हैं, ताकि वो उनसे ईजीली कॉन्टैक्ट कर सकें। ठीक है। देखो, विच वॉज यूज टू कनेक्ट एंड कीप अ चेक ऑन द मंगोल आर्मी दैट वॉज स्प्रेड अक्रॉस द एक्सपेंस ऑफ द एम्पायर, कि जहाँ पे भी जितनी भी उनकी एम्पायर की एक्सटेंट है, डिफरेंट एरियाज़ में जो उनकी आर्मी डिप्लॉयड है, ड्यूटी पे है, कि उनसे वो कनेक्ट रह सकें। एंड टू मेंटेन दैट यैम सिस्टम, अब इस यैम सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कि वो ईजीली कनेक्ट कर सकें, इसके लिए जो मंगोल्स नोमैड्स थे, दे वर आस्क्ड टू पे द क्यूकर टैक्स, कि उसके लिए उन्होंने अपने जो नोमैड्स थे उनसे टैक्स मांगा, और उस टैक्स का नाम था क्यूकर। इसका मीनिंग है कि इस टैक्स के अंडर उन लोगों को 1/10, नोमैड्स को 1/10 ऑफ देयर हर्ड सप्लाई करने पड़ते थे, मतलब इन्हें मंगोलियंस को, राजा को देने पड़ते थे हर्ड एनिमल्स, क्योंकि वही एनिमल्स हेल्प में आते थे, उनको उनकी नीड होती थी जब कुरियर सर्विस में उन्हीं एनिमल्स के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। देखिए, अब हम एक और इनोवेशन की बात करेंगे। चिंगेज़ खान की जो आर्मी थी, दैट वाज इनिशियली ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्टेप सिस्टम ऑफ डेसिमल यूनिट्स। चिंगेज़ खान की आर्मी अपने उसी स्टेप्स में, वहाँ पर एक सिस्टम था, उनका एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, उसी के ऊपर उनकी जो आर्मी थी वो उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, जैसे कि इन विच सोल्जर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 10, 100, 1000 एंड 10,000, कि इनका जो स्टेप्स का मतलब जो एक ट्रेडिशन था, उसी तरह से उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, कि जो उनकी आर्मी थी वो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, जैसे 10 का ग्रुप है, 100 का है, 100, 1000, दिस आई मीन लाइक दिस। So in this system, the tribe and its clan were always a part of the same unit. ठीक है. However, to ensure efficiency of his army, Genghis Khan distributed the numbers of one tribe or clan across different military units. देखिए, आप ये देख सकते हैं कि वो कितना फ्यूचरिस्टिक था। उसने क्या किया कि अपनी आर्मी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए
चंगेज़ खान ने जितने भी अलग अलग ट्राइब्स के मेंबर थे उनको अलग अलग मिलिट्री ग्रुप्स में डाल दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 100 का ग्रुप है तो 100 में सिर्फ एक ही ट्राइब है, नहीं, हर एक ग्रुप में अलग अलग ट्राइब्स के लोग थे। इससे क्या होता है, इससे देखो आप ये भी देख सकते हैं कि किसी में भी एक की मेजॉरिटी नहीं है तो कोई भी रिबेल नहीं कर पाएगा कभी भी मंगोल के अगेंस्ट। ठीक है, अलग अलग ग्रुप रखने से, अलग अलग लोगों को एक ग्रुप में रखने से ये फ़ायदा होता है। सो ईच मिलिट्री यूनिट, अब ये जो मिलिट्री यूनिट है, चाहे वो 10 की यूनिट है या 100 की यूनिट है, 1000 की यूनिट है, सो ईच मिलिट्री यूनिट रिपोर्टेड टू अ यूनिट कैप्टन और नोयन। ठीक है, मतलब इनके ऊपर एक अपना कैप्टन होता था जिसे इन यूनिट को अपने कैप्टन को रिपोर्ट करना है, नोयन। ये मैंने कुछ वर्ड्स, आप देख रहे होंगे कि अब हर वक्त कोई ना कोई नया वर्ड आ रहा है, और ये ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी थी, ये जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे। नाउ लेट्स सी अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंगोल्स। अब बात करते हैं हम मंगोल्स की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। देखो, चंगेज़ खान ने टू ऑर्गेनाइज हिज आर्मी फर्दर, कि उसकी जो आर्मी है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहे और पूरे एम्पायर पे भी ठीक से उनका कंट्रोल होना चाहिए, तो उसके लिए चंगेज़ खान ने क्या किया, ही गेव ईच ऑफ हिज सन अ टेरिटरी और उलू टू गवर्न। मतलब उसने अपने एम्पायर को 4 उलूज में डिवाइड कर दिया, 4 टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, और अपने एक एक सन को वो उलू दे दिया। His eldest son, Jochi, he was given the Russian steppes, while the second son, जो Chagtai, he was the second son, he was given the Transonian steppes and lands north of Pamir mountains. His youngest son, Toloi, he received the ancestral lands of Mongolia. While देखो, तोलोई को उसकी ancestral land मिली है, ठीक है, जो उनकी अपनी खुद की पहली एक ancestral land थी, ठीक है, मंगोलिया की। While Ogodoi, he received the lands that formed the rest of the empire. बाकी जितना भी जो लैंड बची थी वो सारी किसको दे दी गई, ओगोडोई को। अब ये उलूस तो दिए ही हैं चारों बेटों को, चारों जो टेरिटरीज थी, लेकिन इसके साथ along with their respective उलू, each son was also given a military contingent और तमा। मतलब हर एक सन को एक उलू दिया, एक टेरिटरी दी, उसके साथ हर टेरिटरी के ऊपर उन्होंने उनको एक मिलिट्री कॉन्टिंजेंट, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स भी उनको साथ में दिया है, जिसे वो तमा कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट हैव अ लुक टू दिस मैप। आप ये मैप ज़रा ध्यान से देखिए। दिस इज़ द मैप ऑफ मंगोल एम्पायर एट द टाइम पीरियड ऑफ 1294। कुछ इस तरह से उनकी एक्सटेंड थी मंगोलियन एम्पायर की। देखो बच्चों, आप देख सकते हैं कि अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 उलूज में, टेरिटरीज में डिवाइडेड है। ये जो 4 आपको कलर्स दिख रहे हैं, डिफरेंट कलर्स, जैसे ये थोड़ा पर्पलिश मोव है, जो येलो है, ऑरेंज है, और एक ये ग्रीन। तो आप देख सकते हैं ये 4 उलूज हैं जो इन 4 सन्स को उन्होंने डिवाइड किए थे। और नीचे लेजेंड में भी देख सकते हैं आप कि सिल्क रूट कैसे है, किस तरह से वो लोग सिल्क को ट्रेड किया करते थे, किस रूट से ट्रेड किया करते थे। एंड ग्रेट वॉल का भी आप देख सकते हैं कि ये ग्रेट वॉल और जितना भी ये ग्रीन कलर की बाउंड्री ये सब दिखाया है, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ मंगोल एम्पायर। नाउ लेट्स सी वन मोर स्ट्रैटेजी ऑफ चंगेज़ खान, कि उसकी ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आप देखिए और समझिए कि कितना अच्छे से उसने ये सोचा कि ठीक है, उसने चारों उलूज अपने बच्चों में डिवाइड कर दिए, चारों टेरिटरीज उसने डिवाइड कर दी, लेकिन फिर भी कि वो इकट्ठे भी रहें और अकेले अकेले अपना एरिया भी गवर्न करें। अब इकट्ठे रहने के लिए उसने क्या किया, उसकी एक स्ट्रैटेजी थी कि वो चाहता था कि जो उसके चारों सन हैं, अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो एक ही जगह पर आकर, जो असेंबली थी, जो क्यूरल थी, जहाँ पे सारे चीफ बैठते थे, कि वो सब वहाँ आएंगे, कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर हो या कोई स्टेट से रिलेटेड मैटर हो। मतलब हर कोई अपने अपने उलू में बैठ के डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं वो सब एक मंगोलियन एम्पायर का पार्ट है,
ये करने के लिए कि आप सब एक मंगोलियन एम्पायर के पार्ट हैं, तो इन सबको इकट्ठा एक जगह आकर तब डिसाइड करना पड़ता था, चाहे फिर वो फ्यूचर कैंपेन्स जो भी उन्होंने फ्यूचर में जो लड़ाई लड़नी है, अपना एरिया एक्सपैंड करना है, किसी और एरिया पे अटैक करना है, सो दे हैव टू टेक डिसीजन इन दी असेंबलीज ओनली। ठीक है, सो एक सिंगल यूनिट की तरह वो लोग काम किया करते थे। देखो, नो डाउट अभी तक जितनी भी उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज़ की दे वर सक्सेसफुल, लेकिन कहीं ना कहीं अब हर चीज़ सक्सेसफुल भी नहीं होती, उसके बहुत सारे कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन भी हुआ है। ठीक है ना, आप देखो हर एम्पायर एक बार पीक पे ज़रूर आता है, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल आता है, डिक्लाइन आता है। जिस तरह की, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन्स मैनी सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड एंड मैनी पीपल वर किल्ड। अब ये बात ऑब्वियस है बेटा कि अगर आप कहीं पे भी अटैक करेंगे, कुछ भी लड़ाई होगी, मिलिट्री कैंपेन्स होंगी, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बहुत सारे लोग मर जाया करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस कैंपेन्स, मिलिट्री कैंपेन्स ऑल्सो, trade, agriculture and handicraft production in all these areas, even they were disturbed. ये जितना भी ट्रेडिंग का काम होता है ये भी तो डिस्टर्ब हो जाता है मिलिट्री कैंपेन्स के टाइम। इवन द अंडरग्राउंड कैनाल्स और कनट्स ऑफ ईरान which served as trade routes, even that were affected. Now let's see further what happened in the empire. देखो, however once the empire's extent stabilized, एक बार जब एम्पायर की एक्सटेंट स्टेबल हो गई, so gradually the trade routes between Europe and China they were restored. मतलब धीरे धीरे जो उनके ट्रेड रूट्स थे चाइना और यूरोप के बीच में वो फिर से वापस आ गए, मतलब रीस्टोर कर लिया मंगोल्स ने। कॉमर्स एंड ट्रैवल अलॉन्ग विद द सिल्क रूट ऑल्सो रीच्ड इट्स पीक। मतलब ये वो टाइम था जब जो उनका ट्रेड था या जो ट्रैवलिंग थी सिल्क रूट के बीच में, दैट रीच टू दी इट्स पीक because the trade routes continued north into Mongolia and Karakoram, that was the capital city of empire. Now to blunt the influence of nomadic plunder, अब रोकने के लिए कि अब कोई और अटैक नहीं करे, इन्वेड नहीं करे, nomadic plunder को रोकने के लिए in the new areas of Mongol domicile, Genghis Khan recruited administrators and soldiers from all ethnic groups and religions of the conquered एरियाज। तो उन्होंने अपना जगह जगह इस प्लंडर को अब रोकने के लिए उन्होंने रिक्रूट मतलब अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिए एडमिनिस्ट्रेटर्स और सोल्जर्स को। Genghis Khan made it a point to deploy these administrators at different locations of his empire to ensure unity in the diversity of his empire. अब देखो उसने अलग अलग जगह से हर तरह के अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को डिप्लॉय किया, मतलब अपॉइंट किया अपनी जितनी भी कॉन्कर्ड एरियाज थी अपने एम्पायर में। क्यों? ताकि एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी को वो मेंटेन कर सकें और किसी भी एक ट्राइब की ग्रुप की डोमिनेशन को वो रोक सके। अब देखिए बच्चों, आपको पता है जैसे कि चंगेज़ खान ने अपने बच्चों को डिफरेंट उलूज़ दे दिए थे। सो अब चंगेज़ खान की डेथ के बाद हिज यूनाइटेड एम्पायर वॉज फ्रेगमेंटेड। अब उसका एम्पायर जो है वो टुकड़ों में बट चुका है और जो एंड ईच उलू वॉज गिवन टू चंगेज़ खान्स डिसेंडेंट्स टू रूल इंडिविजुअली। ये आपने देखा ही कि हर उलू जो है चंगेज़ खान के आगे वंशज को दे दिया गया है ताकि वो उनको इंडिविजुअली रूल कर सकें। सो डिसेंडेंट्स ऑफ तुलोई, जो तुलोई के वंशज थे, डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने हरा दिया था ओगोदोई के आगे जो भी डिसेंडेंट थे उनको हरा दिया था। ठीक है, एंड दे रूल्ड चाइना एंड ईरान वेयर दे फॉर्म द युआन एंड इल्खानिद डायनेस्टीज। ठीक है, अब डिसेंडेंट्स ऑफ जोची रूल द रशियन स्टेप्स वेयर दे फॉर्म द गोल्डन होर्ड। आप अभी पीछे देखेंगे मैप में ये सब एरियाज दिखाए गए हैं। एंड डिसेंडेंट्स ऑफ चगताई दे रूल द स्टेप्स ऑफ ट्रांसोनिया एंड मॉडर्न डे तुर्किस्तान। अब चंगेज़ खान की डेथ के बाद देखते हैं कि उनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब मंगोल्स की फैमिली ने पीछे से क्या करने की कोशिश की। देखो, सून आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन, जब एम्पायर उनका टुकड़ों में बंट चुका है, ईच क्लैन, अब हर क्लैन जो है वो कुछ दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है कि देखो भाई, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं।
कि चंगेज़ खान ने कुछ और कहा है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो किसी और तरह का डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि देखो चंगेज़ खान ने तो हमारे फेवर में ये सब किया था। आई बात समझ? आप ये मान सकते हो जैसे आज की डेट में अगर हम लोग प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, राइट, तो सेम उस टाइम पे क्लैन्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लैन्स हैं, वो अपने आप को हीरोज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई हमारे साथ कितना गलत हुआ था, हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे साथ क्या किया, या हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्लैन्स जो हैं अब डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लोगों को दिखा रहे हैं, मतलब मंगोलियन सोसाइटी में दिखा रहे हैं ताकि उन्हें उनका सपोर्ट मिल सके। टोलोइड्स दे वर वेरी क्लेवर in presenting their exaggerated version of family disagreement। ठीक है, अब टोलोइड जो है वो बहुत ही क्लेवर है, तो उन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, एग्जाजरेटेड क्या होता है, बहुत ही एक बढ़ा चढ़ा के वो अब डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं ताकि उनको लोगों का सपोर्ट मिल सके। देखो बच्चों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अब चंगेज़ खान ने एक कोड ऑफ लॉ बनाया था जिसका नाम था यासा। मतलब यासा का मीनिंग है एक लॉ, कोड ऑफ लॉ दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय चंगेज़ खान फॉर मंगोल्स, राइट। अब अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एग्जाजरेटेड डॉक्यूमेंटेशन, अब जितने भी उनकी क्लैन है, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो एक डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि देखो भाई हम या तो कुछ ऐसा बता रहे हैं, कुछ जो उसके क्लैन के लोग हैं कि हम चंगेज़ खान को फॉलो करते हैं, हम उसके सपोर्टर हैं। कुछ ऐसे होंगे वो ये दिखा रहे होंगे जिनको हो सकता है कम प्रॉपर्टी मिली हो, कम एम्पायर का पार्ट मिला हो, तो वो शायद उसके अगेंस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान ऑल्सो यूज्ड यासा। अब वो भी यासा यूज़ किया करते थे। देखो, अगर राजा ने ये कोड ऑफ लॉ बनाया है और अगर उसके आने वाले डिसेंडेंट भी उसको फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं, तो प्रजा का सपोर्ट मिलेगा ना कि ये राजा के हिसाब से ही चल रहा है, जो राजा ने अपनी सोसाइटी के लिए एक लॉ बनाया है। ठीक है, द कोड ऑफ लॉ दैट चंगेज़ खान शेयर्ड एट द क्यूरलतई ऑफ 1206 में उसने अपनी असेंबली में, चीफ्टन की असेंबली में बैठ के ये लॉ बनाया था और इसके बारे में बताया था। एज चंगेज़ खान्स लीगल कोड टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी। मतलब ये लॉ मानने का मतलब है कि आप सब मंगोल ट्रेडिशन को मानते हैं जैसा चंगेज़ खान ने बनाया था। देयर सब्जेक्ट्स, मतलब उनके प्रजा, who had great affinity for Chengiz Khan, they accepted the Yasa because it was referred to as Chengiz Khan's legal code। I think this is clear। ठीक है, अब जो भी प्रजा है जो इसको मानती है यासा को, या जो चंगेज़ खान को सपोर्ट करती है, तो वो बहुत ही अच्छे से इस लॉ को मानते थे। Although Chengiz Khan had not planned such a legal code, it was certainly vital in the construction of a Mongol universal dominion that embraced a diverse body of people and multiple faith। चंगेज़ खान, अब ये चीज़ समझ आ गई कि ये उन्होंने लॉ क्यों बनाया है, जो ये कोड ऑफ लॉ है, यासा है, सिर्फ इसलिए ताकि एक सिंगल उसमें रूल्स में सारा मंगोल जो एम्पायर है, जो सोसाइटी है, वो बंधी रहे, सो दैट दे कैन एम्ब्रेस्ड अ डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल एंड मल्टीपल फेथ। जैसा कि अभी पीछे भी आपने देखा कि उसकी जो मिलिट्री में या उसके जो भी सोल्जर्स थे, वो उसमें हर तरह के लोग थे, हर ट्राइब के लोग थे। ठीक है, अब अगर हर ट्राइब के लोग हैं, हर क्लैन से लोग जुड़े हैं उनके साथ, हर एक का अपना एक अलग अलग रिलीजियस बिलीफ होगा ना, लेकिन अगर आप मंगोल एम्पायर के अंडर काम कर रहे हैं, मंगोलियंस के अंडर काम कर रहे हैं, तो आपको एक सिंगल कोड ऑफ लॉ को मानना है, जिससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि आप एक सिंगल यूनिट के मेंबर हैं। सो दिस लॉ वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस मच फॉर टुडे। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक ही रहता है, दैट आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।